हेलो बच्चों, मैं पूजा चौधरी आज की कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत राजनीति विज्ञान को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमने हमारा छठा अध्याय प्रारंभ किया था। आज हम हमारे छठे अध्याय यानी कि राजनीतिक दल के भाग 4 को करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं अध्याय 6 का भाग 4, जिसमें कि हम पढ़ेंगे भारत के क्षेत्रीय दल तथा राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौतियां। तो इस भाग में हम समझने वाले हैं कि राजनीतिक दलों में भी भारत में क्षेत्रीय दल कौन कौन से हैं और साथ ही साथ भारत में राजनीतिक दलों के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां देखने को मिलती हैं। तो शुरू करते हैं अध्याय 6 का भाग 4। पिछले भागों में हमने देखा राजनीतिक दल लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिनके माध्यम से जनता के सामने विकल्प प्रस्तुत किए जा सकते हैं। यानी कि अलग अलग विचारधाराओं और नीतियों का निर्माण करने के लिए राजनीतिक दल जनता से संपर्क करते हैं ताकि वह सत्ता में आ सकें, और जनता जो है अपनी पसंद के अनुसार अपने कल्याण के कार्य करने वाले राजनीतिक दलों को पसंद करती हैं, उनके उम्मीदवारों के पक्ष में वोट देती हैं और फिर जो है राजनीतिक दल सत्ता में आ पाते हैं। इस आधार पर हमने राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की बात की थी, जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। अब हम इस भाग में क्षेत्रीय दलों के बारे में जानेंगे, जो भारत के अलग अलग राज्यों में सक्रिय हैं, उनकी स्थापना कब हुई और कौन कौन से राज्यों में जो है वह अपना जनाधार रखते हैं। तो क्षेत्रीय दलों के बारे में बात करते हैं। 7 राष्ट्रीय पार्टियों की हमने बात की थी पिछले भाग में, जो कि 7 थी। तो 7 राष्ट्रीय पार्टियों के अलावा भी अन्य सभी प्रमुख दलों को निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग या इलेक्शन कमीशन ने राज्यीय दल के रूप में मान्यता दी है। तो हमने 7 राष्ट्रीय दलों की बात कर ली थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने, निर्वाचन आयोग ने अन्य दलों की भी बात की थी, अन्य दलों को भी मान्यता दी है और उनको मान्यता दी है राज्यीय दल के रूप में। आमतौर पर इन्हें क्षेत्रीय दल भी कहा जाता है, पर यह आवश्यक नहीं है कि अपनी विचारधारा या नज़रिए में ये पार्टियां क्षेत्रीय ही हो। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इनकी जो विचारधारा है वह व्यापक भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि यह अपने क्षेत्र के बारे में ही कुछ खास प्रकार के विचार रखते हों, विचारधाराएं इनकी हो। इस आधार पर यह ज़रूरी नहीं कि क्षेत्रीय दल जो है केवल क्षेत्रीय आधार पर नज़रिया या विचारधाराएं रखते हैं। हो सकता है इनकी विचारधाराएं व्यापक हो सकता है पूरे भारत के लिए कुछ अन्य प्रकार की या अलग प्रकार की नीतियां या विचारधाराएं इनकी भी हो। इनमें से कुछ अखिल भारतीय दल हैं, पर उन्हें कुछ क्षेत्रों में ही सफलता मिल पाई है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल या राजद, जिसे हम कहते हैं, का राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक संगठन है और इनकी कई राज्यों में इकाइयां भी हैं। तो इस प्रकार से ऐसे भी दल हैं जो कि राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय हैं और इनकी अलग अलग कई राज्यों में इनकी इकाइयां भी देखने को मिलती हैं। जैसे कि हम समाजवादी पार्टी की बात कर सकते हैं, हम राष्ट्रीय जनता दल की बात भी कर सकते हैं। पिछले 3 दशकों में यदि हम देखें तो पिछले 3 दशकों में क्षेत्रीय दलों की संख्या और ताकत में वृद्धि हुई है। हमने कहा था कि वर्तमान में ऐसा पिछले कई दशकों में देखने को मिला है कि जो है गठबंधन सरकारें आ रही हैं। गठबंधन सरकारों में जो है गठबंधन किया जाता है, कुछ दल मिल करके आपस में गठबंधन करते हैं और फिर वह सत्ता में आते हैं और इसी आधार पर वह पहले चुनाव भी लड़ते हैं, क्योंकि उनकी नीतियां और विचार जो होते हैं वह एक जैसे होते हैं। उसके पश्चात वह गठबंधन में आकर के उन्हीं नीतियों को लागू भी करते हैं। तो गठबंधन सरकारें जो हैं कुछ समय से हमें भारत में देखने को मिली हैं, जिसमें हमने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सप्रंग की बात की थी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग की बात भी की थी। तो इस प्रकार से 3 दशकों में क्षेत्रीय दल जो हैं वह इन बड़े बड़े दलों को समर्थन देते हैं और गठबंधन सरकारें बनाते हैं। इस वजह से क्षेत्रीय दलों की संख्या और ताकत में जो है वृद्धि होती हुई हमें दिखती है। इससे भारतीय संसद विविधताओं से और भी ज़्यादा संपन्न हो गई है, क्योंकि हमने कहा कि संसद में क्षेत्रीय दल जो है उनके भी प्रतिनिधि चुन करके जा रहे हैं। इस कारण यह देखने को मिलता है कि अलग अलग राज्यों से यह क्षेत्रीय दल के जो उम्मीदवार हैं, जो चुनाव जीत जाते हैं, वह संसद में पहुंचते हैं। इससे भारत के छोटे छोटे क्षेत्र जो हैं वह भी अपने प्रतिनिधि वहां पर भेज रहे हैं। इस कारण भारत की जो वास्तविक रूप से हमें सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता देखने को मिलती है, वह सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता जो है अब संसद में भी देखने को मिल रही है। 2014 तक किसी एक राष्ट्रीय दल का लोकसभा में बहुमत नहीं रहा था, तो कोई भी
यदि हम बात करें 2014 की, तो 2014 तक किसी एक राष्ट्रीय दल का लोकसभा में बहुमत नहीं रहा था। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करने को मजबूर हुए थे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि राष्ट्रीय दल को क्षेत्रीय दलों की आवश्यकता महसूस हुई थी। उनके जो सदस्य थे, उनके जो उम्मीदवार थे, जो उनकी क्षेत्रीय दलों की पार्टी से चुन करके संसद में पहुंचे थे, उनका समर्थन लेना राष्ट्रीय दलों के लिए आवश्यक हो गया था और इस कारण क्षेत्रीय दलों की महत्ता बढ़ जाती है। 1996 के बाद से लगभग प्रत्येक क्षेत्रीय दल को एक या दूसरी राष्ट्रीय स्तर की गठबंधन सरकार का हिस्सा बनने का अवसर मिला है। तो 1996 के बाद ऐसा देखने को मिला कि राष्ट्रीय दल ने क्षेत्रीय दलों का समर्थन लिया और सरकार में भागीदारी निभाई। तो प्रत्येक क्षेत्रीय दल यानी भारत के जितने सारे क्षेत्रीय दल हैं, उन सभी ने केंद्र में अपना समर्थन देकर सरकारों में शामिल वे हुए थे। तो इस प्रकार से यह 1996 की बात है कि प्रत्येक क्षेत्रीय दल को एक या दूसरी राष्ट्रीय स्तर की गठबंधन सरकार का हिस्सा बनने का मौका मिला था। इससे हमारे देश में संघवाद की भावना प्रबल हुई थी। इससे हमारे देश में लोकतंत्र जो है वह मजबूत हुआ था, क्योंकि इससे क्या हुआ था, राष्ट्रीय दल जो है वह क्षेत्रीय आधार पर जो प्रतिनिधि चुन करके संसद में पहुंचे थे, उनका समर्थन उनको लेना पड़ा था और इस कारण क्षेत्रीय समस्याएं और क्षेत्रीय मामले जो हैं वह संसद में उठाए जाने लगे और राष्ट्रीय दलों को भी उन क्षेत्रीय मामलों और क्षेत्रीय समस्याओं को सुनना पड़ा और सुनने के साथ साथ उनको सुलझाने का प्रयास करना पड़ा और इस प्रकार से जो संघवाद है उसकी भावना मजबूत हुई और भारत के लोकतंत्र की भावना भी मजबूत हुई थी। तो इस प्रकार से क्षेत्रीय दलों की जो मजबूती है वह भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रयास हुआ था। अब हम देखते हैं भारत में अलग अलग राज्यों में कौन कौन से क्षेत्रीय दल सक्रिय हैं। यदि हम बात करें जम्मू और कश्मीर की, तो यहाँ पर हमें जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वह पार्टी क्षेत्रीय दल के रूप में दिखती है और इसका चुनाव चिन्ह भी हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। इसी के साथ में जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी भी जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी जम्मू कश्मीर में अपना जनाधार रखती है। तो जम्मू कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टियां हमने देखी। अब हम देखते हैं पंजाब में कौन सी क्षेत्रीय पार्टियां देखने को मिलती हैं, जिसमें कि हम शिरोमणि अकाली दल की बात कर सकते हैं, जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी और यह तराजू जो है यह उसी का चुनाव चिन्ह या उसी का सिंबल है। और हरियाणा की यदि हम बात करें तो यहाँ पर क्षेत्रीय पार्टी के रूप में इंडियन नेशनल लोक दल जो है वह देखने को मिलता है, जिसकी स्थापना 1977 में हुई थी और यह इनेलो या इंडियन नेशनल लोकदल का चुनाव चिन्ह है। बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में क्षेत्रीय पार्टी के रूप में आम आदमी पार्टी देखने को मिलती है, जिसकी स्थापना 2012 में होती है और यह अब पंजाब में भी पाई जा रही है। उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें तो यहाँ पर कौन से क्षेत्रीय दल हैं, तो राष्ट्रीय लोकदल 1998 में जिसकी स्थापना हुई थी और समाजवादी पार्टी या सपा जिसे हम कहते हैं 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। चुनाव चिन्ह इसका है साइकिल। तो इस प्रकार से अलग अलग चुनाव चिन्ह हैं, उनकी स्थापना जो है अलग अलग समय पर होती है, लेकिन ये क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं अपने अपने राज्यों में सक्रिय भूमिका में दिखाई देती हैं। बिहार की यदि हम बात करें तो जनता दल यू यानी जनता दल यूनाइटेड जिसकी स्थापना 1999 में हुई थी, वह भी यहाँ पर पाया जाता है, सक्रिय है। लोक जनशक्ति पार्टी या लोजपा जिसे हम कहते हैं 2000 में इसकी स्थापना हुई थी, वह भी बिहार में सक्रिय है। राष्ट्रीय जनता दल या राजद जो 1998 में जिसकी स्थापना होती है, झारखंड में भी यहाँ देखने को मिलता है, वह भी बिहार में सक्रिय है। और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 2013 में जिसकी स्थापना होती है, उसका चुनाव चिन्ह है पंखा, यह भी बिहार में सक्रिय पार्टी के रूप में क्षेत्रीय दल के रूप में देखने को मिलती है। यदि हम बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट 1993 में जिसकी स्थापना होती है, जिसका कि छाता सिंबल है, चुनाव चिन्ह है, वह सिक्किम में सक्रिय है। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा 2013 में जिसकी स्थापना होती है, वह भी सिक्किम में सक्रिय है, जिसका कि चुनाव चिन्ह है लैंप। असम और मेघालय की यदि हम बात करें तो असम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट 2006, असम गण परिषद 1985 और बोडोलैंड पीपुल्स जो है वह यहाँ पर सक्रिय हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में कौन सी क्षेत्रीय पार्टी पाई जाती है, तो पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर सक्रिय है। नागालैंड में नागा पीपुल्स फ्रंट जो कि मणिपुर में भी सक्रिय है, वह यहाँ पर मुख्य रूप से देखने को मिलती है। यदि हम बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर में पीपुल्स डेमोक्रेटिक अलायंस जो है वहाँ पर सक्रिय पाई जाती है। और मिजोरम की यदि हम बात करें तो मिजोरम में कौन कौन सी पार्टियाँ यहाँ जो है क्षेत्रीय दल सक्रिय हैं, तो मिजोरम
मिजोरम पीपुल्स कॉन्फ्रेंस जिसकी स्थापना 1972 में होती है, मिजोरम नेशनलिस्ट पार्टी 1979 और मिजो नेशनल फ्रंट 1961। यह तीनों पार्टियां जो है मिजोरम में सक्रिय हैं क्षेत्रीय दलों के रूप में। इसके अलावा यदि पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहाँ पर कौन कौन से क्षेत्रीय दल देखने को मिलते हैं, तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक रिवॉल्यूशनरी यहाँ पर क्षेत्रीय दल के रूप में सक्रिय है। साथ ही साथ सोशलिस्ट पार्टी जो कि केरल में भी सक्रिय है, वह भी हमें पश्चिम बंगाल में देखने को मिलती है। बात करें कर्नाटक राज्य की तो यहाँ पर कौन सा क्षेत्रीय दल देखने को मिलता है, तो जनता दल सेक्युलर जिसकी स्थापना 1999 में होती है, जो कि केरल में भी सक्रिय है, वह कर्नाटक में देखने को मिलता है। इसके अलावा यदि बात करें तेलंगाना की तो तेलंगाना में कौन कौन से दल सक्रिय हैं क्षेत्रीय दलों के रूप में, तो हम कहेंगे तेलंगाना राष्ट्र समिति जिसकी स्थापना 2001 में होती है, वह तेलंगाना में क्षेत्रीय दल के रूप में सक्रिय है। इसके अलावा ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी यहाँ पर सक्रिय है। उसके बाद यदि केरल की बात करते हैं, केरल में कौन से क्षेत्रीय दल सक्रिय हैं, तो यहाँ पर है केरल कांग्रेस मणि 1964 में जिसकी स्थापना होती है, फिर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जिसकी स्थापना 1948 में होती है। तो यह है केरल की क्षेत्रीय पार्टियां। उसके अलावा यदि तमिलनाडु की बात की जाए, तमिलनाडु राज्य में भी क्षेत्रीय पार्टियां सक्रिय है और यहाँ पर है ऑल इंडिया अन्ना डीएमके जिसकी स्थापना 1972 में होती है। इसके अलावा तमिलनाडु की अन्य क्षेत्रीय पार्टियों की यदि बात की जाए तो वहाँ पर द्रविड़ मुनेत्र कड़गम 1949 जो कि पुदुचेरी में भी सक्रिय है, वह भी देखने को मिलती है। इसके अलावा देसिया मुरपोकू द्रविड़ कड़गम भी यहाँ पर जो है सक्रिय है जिसकी स्थापना 2005 में होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा तमिलनाडु में क्षेत्रीय पार्टियां कौन कौन सी सक्रिय हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश राज्य की यदि बात की जाए तो यहाँ पर क्षेत्रीय पार्टी के रूप में तेलुगु देशम पार्टी जिसे हम तेदेपा भी कह सकते हैं, तेदेपा यहाँ पर सक्रिय है जिसकी स्थापना 1982 में होती है और यह तेलंगाना में भी सक्रिय रूप में कार्य करती है। इसके अलावा वाईएसआर कांग्रेस पार्टी 2011 में जिसकी स्थापना होती है, वह भी आंध्र प्रदेश में सक्रिय है और यह अब तेलंगाना में भी सक्रिय रूप में अपना कार्य कर रही है। बात करें पुदुचेरी की तो पुदुचेरी में क्षेत्रीय पार्टी के रूप में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस जो है अपनी भूमिकाएं निभा रही है जिसकी स्थापना 2011 में होती है। उसके पश्चात पट्टाली मक्कल कच्ची जिसकी स्थापना 1990 में होती है, वह भी पुदुचेरी में सक्रिय है। यदि बात करें गोवा की तो गोवा में कौन कौन से क्षेत्रीय दल देखने को मिलते हैं, तो हम कहेंगे महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी जिसकी स्थापना 1961 में होती है, यहाँ पर क्षेत्रीय दल के रूप में सक्रिय है और गोवा फॉरवर्ड पार्टी 2016 में जिसकी स्थापना होती है, वह भी गोवा में सक्रिय क्षेत्रीय दल है। इसके अलावा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जिसे कि मनसे भी कहते हैं जिसकी स्थापना 2006 में होती है, वह भी गोवा में सक्रिय है। बात करें झारखंड राज्य की तो झारखंड में जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसकी स्थापना 1973 में होती है, वह भी यहाँ पर सक्रिय है। उसके पश्चात एजेएसयू पार्टी 1986 में स्थापना होती है, वह भी झारखंड में सक्रिय है और जेवीएमपी 2006 में जिसकी स्थापना होती है, वह भी यहाँ पर क्षेत्रीय दल के रूप में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हमने भारत के प्रमुख राज्यों के जो प्रमुख क्षेत्रीय दल हैं उनकी स्थापना देखी और वह किन किन राज्यों में सक्रिय हैं और अब कहाँ कहाँ पर उनका जो फैलाव देखने को मिल रहा है वह भी हमने देखा और उनके चुनाव चिन्ह भी देखे। अब बात करेंगे भारत के जो राजनीतिक दल हैं उनके लिए क्या क्या चुनौतियां हमें देखने को मिलती हैं। तो चुनौतियों के रूप में हम प्रमुख चुनौतियों की बात करेंगे और उसके पश्चात हम देखेंगे कि कौन कौन से सुझाव हो सकते हैं जिनसे कि इन चुनौतियों से हम निपट सकते हैं। तो बात करते हैं प्रमुख चुनौतियों की। तो लोकतंत्र के कामकाज के लिए यदि हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की बात करें तो लोकतंत्र के कामकाज के लिए राजनीतिक पार्टियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और पिछले भागों में हमने इसे अच्छी तरीके से गहनता से समझा है। चूँकि दल ही लोकतंत्र का सबसे ज़्यादा प्रकट रूप होते हैं, इसलिए यह स्वाभाविक है कि लोकतंत्र के कामकाज की गड़बड़ियों के लिए लोग राजनीतिक दलों को ही दोषी ठहराते हैं। तो प्रकट रूप में जनता के समक्ष राजनीतिक दलों के उम्मीदवार जाते हैं, राजनीतिक दलों के नेता जाते हैं और
इसके कारण जनता कई बार यह समझ बैठती है कि यदि लोकतंत्र में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हो रही है तो उसके लिए राजनीतिक दल ही जिम्मेदार हैं, चाहे वास्तविक रूप से ऐसा हो या ना हो। तो प्रकट रूप में चूंकि नेता और उम्मीदवार जनता से संपर्क और संवाद स्थापित करते हैं, इस कारण जनता जो है उन्हें ही दोषी मान लेती है यदि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी उन्हें शासन में देखने को मिलती है, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे ज्यादा प्रकट रूप कौन होते हैं? राजनीतिक दल ही होते हैं। इसलिए यह स्वाभाविक है कि लोकतंत्र के कामकाज की गड़बड़ी के लिए राजनीतिक दलों को ही दोषी मान लिया जाता है। पूरे विश्व की यदि हम बात करें तो पूरे विश्व में ही लोग इस बात से नाराज रहते हैं कि राजनीतिक दल अपना काम ठीक ढंग से नहीं करते। यानी कि विश्व की जनता की बात की जाए, पूरे विश्व में जितने भी लोग हैं उन सभी की अपेक्षाएं राजनीतिक दलों से होती है कि वे अपने कार्य को सही ढंग से करें, वे अपने कार्य को सुचारू रूप से पूरा करें, कर्तव्यों का निर्वहन ठीक ढंग से करें। लेकिन वह इन अपेक्षाओं को जो है पूरा नहीं करते, इस कारण पूरे विश्व में ही राजनीतिक दलों से जो है शिकायतें रहती हैं। हमारे भारतीय लोकतंत्र के साथ भी यही देखने को मिलता है कि भारत में भी भारत की जनता जो है इन राजनीतिक दलों से कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाती। आम जनता की नाराजगी और आलोचना राजनीतिक दलों के कामकाज के 4 पहलुओं पर ही केंद्रित रही है। तो भारत में भी देखा जाए या विश्व की बात की जाए तो इसमें हम कहेंगे कि ऐसे 4 पहलू सबसे महत्वपूर्ण हैं जिनसे कि जनता जो है सबसे ज़्यादा नाराज़ रहती है। इन 4 पहलुओं या 4 चुनौतियों को ही सबसे ज़्यादा राजनीतिक दलों को जो है उनको सामना करना पड़ता है। तो ऐसी कौन सी 4 चुनौतियां हैं जिनकी वजह से जनता नाराज रहती है, आलोचना करती है, उनकी बात हम करने वाले हैं। तो लोकतंत्र का प्रभावी उपकरण बने रहने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि यह जो 4 चुनौतियां हैं इनका सामना राजनीतिक दल अच्छे से करें और उन चुनौतियों का सामना करते हुए उन समस्याओं से निजात पाने के लिए और जनता के सामने एक उत्तरदायित्व दिखाने के लिए उनको आवश्यकता है कि इस प्रकार की जो समस्याएं हैं उनका निवारण करें। तो लोकतंत्र का प्रभावी उपकरण बने रहने के लिए राजनीतिक दलों को इन चुनौतियों का सामना करना चाहिए और इन पर जीत हासिल करनी चाहिए ताकि जनता के समक्ष यह विश्वास जो है पुनः कायम कर सकें। तो इसमें भी हम सबसे पहली चुनौती की यदि हम बात करें, 4 चुनौतियों में सबसे पहली चुनौती कौन सी है? तो हम कहेंगे पार्टी के भीतर जो है आंतरिक लोकतंत्र का न होना, यह राजनीतिक दलों की सबसे पहली चुनौती है, जिसमें हम कहेंगे कि किसी भी राजनीतिक दल के अंदर क्या हो रहा है, किन नियमों के तहत हो रहा है, यह किसी को भी पता नहीं होता और वह लोकतांत्रिक रूप से नहीं हो रहा होता। यानी कि पार्टी के जो सदस्य होते हैं वह भी इन गतिविधियों और क्रियाकलापों को नहीं समझ पाते हैं। तो लोकतांत्रिक रूप से राजनीतिक दल जो है अपनी प्रक्रियाओं को नहीं पूरा करते। तो इस प्रकार से पार्टी के अंदर, राजनीतिक दल के अंदर जो है लोकतंत्र नहीं देखने को मिलता और यही जनता की सबसे पहली शिकायत होती है। तो पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का न होना राजनीतिक दलों की पहली चुनौती है। सारी दुनिया में ही यह प्रवृत्ति देखने को मिलती है, पूरे विश्व में यह प्रवृत्ति देखने को मिलती है कि सारी की सारी शक्ति यानी राजनीतिक दलों के अंदर जितनी भी शक्तियां हैं, निर्णय लेने की जो शक्ति है, जो कि महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, वह सभी एक या कुछ एक नेताओं के हाथ में ही होते हैं। तो इस कारण किसी भी राजनीतिक दल में कुछ नेता ही सब कुछ तय कर लेते हैं। इस कारण उस पार्टी में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। जनता जो है उस पार्टी से नहीं जुड़ पाती है कि इन नीतियों के पीछे जनता कहाँ है, इन नीतियों के पीछे जनता का कल्याण कहाँ है। इस कारण जो है जनता जो है राजनीतिक दलों में विश्वास नहीं जता पाती। तो सबसे पहली चुनौती पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का ना होना है, जिसमें कि सारी की सारी शक्तियां उस पार्टी के कुछ नेताओं के पास में होती है और वही तय करते हैं कि पार्टी के अंदर किस प्रकार के निर्णय लेने होंगे, पार्टी के अंदर किस प्रकार से किस व्यक्ति के लिए क्या कार्य करना होगा, कौन से कार्य करवाने होंगे, किस विचारधारा जो है उस पर आधारित पार्टी को होना चाहिए और किस विचारधारा को समय के साथ में बदल देना चाहिए, कहाँ पर बड़े बड़े निर्णय लिए जाते हैं, यह सभी अपने आप ही कुछ प्रमुख नेताओं के द्वारा यह निर्णय ले लेना ही क्या है, पहली चुनौती हो जाती है। तो सारी शक्ति एक या कुछ एक नेताओं के हाथ में सिमट जाती है, यही सबसे बड़ी चुनौती है। पार्टियों के पास न तो सदस्यों की खुली सूची होती है, ना खुली लिस्ट होती है, ना नियमित रूप से सांगठनिक बैठकें होती हैं। यदि अपनी अपनी पार्टी के संगठन की
नियमित रूप से बैठकें और बैठकों में अपने सदस्यों को, अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने का कार्य यदि किया जाए तो इस प्रकार की चुनौती से निपटा भी जा सकता है। लेकिन सांगठनिक रूप से बैठकें भी नहीं होती और अपने आप जो है निर्णय थोप दिए जाते हैं राजनीतिक दलों के द्वारा अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, अपने सदस्यों के बीच में। इनके आंतरिक चुनाव भी नहीं होते, यानी कि पार्टी के अंदर जो, दल के अंदर जो बड़े बड़े पद होते हैं उन पदों के लिए आंतरिक रूप से चुनाव नहीं होता, बल्कि स्वयं ही यह निर्णय ले लिया जाता है कि सबसे बड़े पद पर कौन व्यक्ति आसीन होगा। कार्यकर्ताओं से वे सूचनाओं को साझा भी नहीं करते, यानी कि उस पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं उनको भी इन सूचनाओं को नहीं दिया जाता कि पार्टी के अंदर किस प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं, आने वाले समय में बड़े बड़े पदों पर कौन आसीन होगा। तो इस प्रकार की सूचनाएं भी जो है कार्यकर्ताओं को नहीं दी जाती, यह भी अपने आप ही निर्णय ले लिए जाते हैं। सामान्य कार्यकर्ता अनजान ही रहता है कि पार्टी के अंदर चल क्या रहा है। उसके पास न तो नेताओं से जुड़कर फैसलों को प्रभावित करने की ताकत होती है और न ही कोई और माध्यम होता है। तो इस प्रकार से राजनीतिक दलों से जुड़े हुए जो लोग हैं वह भी असंतुष्ट महसूस करते हैं, वह भी यही सोचते रह जाते हैं कि वह निर्णय प्रक्रिया में शामिल क्यों नहीं हो पा रहे हैं। तो इस प्रकार से राजनीतिक दलों के अंदर जो लोकतंत्र नहीं देखने को मिलता वह सबसे पहली चुनौती हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप पार्टी के नाम पर सारे फैसले लेने का अधिकार उस पार्टी के नेता ही हथिया लेते हैं। तो पार्टी के जो प्रमुख नेता होते हैं वह सारे के सारे फैसले खुद ही ले लेते हैं, ना कि कार्यकर्ताओं और सदस्यों को कुछ पूछा जाता है। चूंकि कुछ एक नेताओं के पास ही असली ताकत होती है, इसलिए जो उनसे असहमत होते हैं उनका पार्टी में टिके रह पाना मुश्किल हो जाता है। पार्टी के सिद्धांतों और नीतियों से निष्ठा की जगह नेता से निष्ठा ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। तो चूंकि यदि निर्णय स्वयं कुछ नेताओं के द्वारा ले लिए जाएंगे और पार्टी के कार्यकर्ताओं और सदस्यों को उन निर्णयों को बिना पूछे ही मानना पड़ता है, थोपे उन पर जाते हैं इस प्रकार के निर्णय, तो इस प्रकार से कार्यकर्ता तो असंतुष्ट होते ही हैं, सदस्य तो असंतुष्ट होते ही हैं, जनता भी कहीं ना कहीं इन राजनीतिक दलों से असंतुष्ट रहती है। इसके अलावा पार्टी के सिद्धांत और नीतियों से निष्ठा रखने की जगह सदस्यों और कार्यकर्ताओं को यह बताया जाता है कि आपके जो संबंध है आपके राजनीतिक दल के जो प्रमुख नेता हैं, जो निर्णय करता है, उनसे अच्छे होने चाहिए। तो इस प्रकार से सिद्धांतों और नीतियों से निष्ठा की बजाय किसी नेता से निष्ठा की बात जो है उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से बताई जाती है। इस कारण इन पार्टियों में जो है लोकतंत्र की व्यवस्था या लोकतांत्रिक रूप से जो है व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है। अब हम बात करेंगे राजनीतिक दलों की दूसरी चुनौती की। दूसरी चुनौती, पहली चुनौती में हमने कहा आंतरिक लोकतंत्र की कमी, आंतरिक रूप से निर्णय जो है वह लोकतांत्रिक तरीके से नहीं लिए जाते, सदस्यों और कार्यकर्ताओं को उन निर्णयों में शामिल नहीं किया जाता, संगठन में बैठकें नहीं होती और चुनाव भी नहीं होते। इसी से जुड़ी हुई दूसरी चुनौती है राजनीतिक दलों की, वह है वंशवाद की चुनौती। तो पार्टियों में, राजनीतिक दलों में हमें देखने को मिलता है वंशवाद। वंशवाद क्या है? यानी कि इसमें जो है एक ही पार्टी के अंदर जो बड़े बड़े नेता होते हैं वह अपने ही वंश के किसी अन्य व्यक्ति को जो है आगे आने के लिए प्रेरित करते हैं, आगे आने के लिए मदद करते हैं और इस प्रकार से यह वंशवाद निरंतर चलता रहता है। तो यह भी क्या है? यह पार्टी के अंदर जो लोकतंत्र है उसको सीमित करता है, पार्टी के अंदर के लोकतंत्र को ख़त्म कर देता है, क्योंकि वंश के आधार पर पहले से ही तय होता है कि कौन व्यक्ति जो है आगे आने वाले राजनीतिक दलों के अंदर जो है आगे आने वाले समय के अंदर जो है वह बड़े बड़े राजनीतिक पदों पर कार्य करेगा या फिर पार्टी में प्रमुख निर्णयकर्ता का कार्य करेगा। तो इस प्रकार से जो कार्यकर्ता हैं या जो सदस्य हैं वह निराश हो जाते हैं, क्योंकि वह आने वाले समय में कभी भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने की भूमिका में आ ही नहीं पाएंगे। और इस प्रकार से यह वंशवाद की जो चुनौती है वह भी राजनीतिक दलों में हमें देखने को मिलती है, जिसके अंतर्गत पार्टी में लोकतंत्र समाप्त हो जाता है और व्यक्ति के गुणों के स्थान पर व्यक्ति के वंश जो है महत्वपूर्ण हो जाता है कि वह किस परिवार से संबंध रखता है, वह किस वंश से संबंध रखता है। तो व्यक्तिगत गुण जो है कहीं पीछे छूट जाते हैं। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि अधिकांश दल अपना कामकाज पारदर्शी तरीके से नहीं करते, इसलिए सामान्य कार्यकर्ता के नेता बनने की संभावनाएं खत्म हो जाती है। एक सामान्य कार्यकर्ता या दल का जो सदस्य है वह कभी भी
नेता नहीं बन पाता और ऊपर आने की गुंजाइश भी उसकी काफ़ी कम होती है। तो इस प्रकार से वंशवाद की चुनौती भी हमारी राजनीतिक दलों की सबसे प्रमुख चुनौतियों में से एक हो जाती है, जहाँ पर राजनीतिक दलों में पहले से तय होता है कि किसी बड़े नेता के परिवार या वंश का व्यक्ति ही आगे आने वाले समय में बड़े पद पर पहुंचने वाला है। जो लोग नेता होते हैं वह अनुचित लाभ लेते हैं, वे अपने नज़दीकी लोगों और यहाँ तक कि अपने ही परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से बड़े बड़े जो निर्णय करता है राजनीतिक दलों की जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति और नेता होते हैं, वह इस बात का अनुचित लाभ उठाते हैं कि वह अपने नज़दीकी लोगों, अपने परिवार के सदस्यों को आगे आने वाले समय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए आगे बढ़ाते हैं। अनेक दलों में शीर्ष पद पर हमेशा एक ही परिवार के लोग भी देखने को मिलते हैं। तो ऐसा भारत में ही नहीं, विश्व के कई देशों में देखने को मिलता है कि वंशवाद चलता है। राजनीतिक दलों में वंशवाद की स्थिति देखने को मिलती है, जिसमें कि शीर्ष पद यानी कि बड़े बड़े पद, जो महत्वपूर्ण पद हैं, हमेशा एक ही परिवार के लोग उन पदों पर आते हैं। यह दल के अन्य सदस्यों के साथ अन्याय हो जाता है। दल के अन्य सदस्य जो हैं इस प्रकार से राजनीतिक दलों में विश्वास खो बैठते हैं। यह बात लोकतंत्र के लिए भी अच्छी नहीं है, क्योंकि हम बात करेंगे लोकतंत्र में जनता का कल्याण सर्वोपरि है। जनता के कल्याण के लिए नीतियों का निर्माण होना चाहिए, ना कि किसी व्यक्तिगत हित को पहले देखना चाहिए। तो इस प्रकार से लोकतंत्र के लिए भी यह बात अच्छी नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत गुण जो हैं वह महत्वपूर्ण है। एक नेता के गुण होने आवश्यक है, साथ ही साथ राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए, सार्वभौमिक कल्याण के लिए जो व्यक्ति कार्य करता है उसको ही आगे आने चाहिए, उसी को जो है नेता की भूमिका निभानी चाहिए, उसी को जो है निर्णयकर्ता भी बनाना चाहिए। और यह सभी कैसे हो सकता है? यह सभी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से हो सकता है। तो यह पार्टी के अंदर लोकतंत्र को खत्म कर देता है जब हम वंशवाद की बात करते हैं, क्योंकि इससे अनुभवहीन और बिना जनाधार वाले लोग ताकत वाले पदों पर पहुंच जाते हैं। तो वंशवाद के कारण हम देखते हैं कि जो व्यक्ति अपने राजनीतिक प्रभाव की वजह से किसी पद पर आकर के कार्य कर रहा है, अपने राजनीतिक जान पहचान की वजह से अपने पद को प्राप्त कर रहा है, वह कभी भी जनाधार को प्राप्त नहीं कर सकता। वह सदैव अनुभवहीन ही होता है और बिना जनाधार वाला व्यक्ति ही होता है। तो ऐसे लोग जो हैं वह ताकत वाले पदों पर आ जाते हैं। इससे भी पार्टी के अंदर का लोकतंत्र जो है समाप्त हो जाता है। यह प्रवृत्ति कुछ प्राचीन लोकतांत्रिक देशों सहित कमोबेश पूरी दुनिया में हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से यह वंशवाद की जो चुनौती है यह पूरे विश्व में ही हमें देखने को मिलती है। अब बात करते हैं राजनीतिक दलों की तीसरी चुनौती की। तो तीसरी चुनौती जो दलों में हमें देखने को मिलती है वह चुनाव के समय पर हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। और यह क्या होती है? तो हम कहेंगे कि पैसा और अपराधी तत्वों की बढ़ती घुसपैठ जो है वह महत्वपूर्ण चुनौती है। यदि राजनीतिक दलों की समस्याओं की बात की जाए, राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौतियों की बात की जाए, तो तीसरी प्रमुख चुनौती है कि चुनाव के समय पर मुख्य रूप से पैसा और अपराधी तत्वों की बढ़ती घुसपैठ बहुत बड़ी चुनौती है। यानी कि राजनीतिक दलों में चुनाव के समय पर पैसा जिस व्यक्ति के पास में होगा वह जो है जीत जाता है, वह टिकट भी प्राप्त कर लेता है, वह जनता के बीच में अप्रत्यक्ष रूप से अपनी पहुंच भी बना लेता है। तो यह क्या है? यह पैसे का प्रभाव जो है वह भी गलत हो रहा है। और साथ ही साथ हमारे राजनीतिक दलों के द्वारा अपराधी तत्वों को जो है महत्व देना भी अपने आप में एक चुनौती बन गया है। तो चूंकि पार्टियों की सारी चिंता सबसे ज़्यादा यही होती है चुनाव जीतने की या सत्ता में आने की, तो सबसे बड़ी चिंता को समाप्त करने के लिए वह पैसे का प्रयोग करते हैं और वह अपराधी तत्वों का भी प्रयोग कर लेते हैं। अपराधी तत्वों के बीच में भी वह किसी न किसी प्रकार से अपनी पहुंच बनाने का प्रयास करते हैं और कैसे भी करके वह सत्ता पाने के लिए हर प्रकार के येन गेन प्रकार सभी जो है तरीके अपनाने लगते हैं। तो चूंकि पार्टियों की सारी चिंता चुनाव जीतने की होती है, अतः इसके लिए कोई भी कानूनी या गैर कानूनी तरीका अपनाने से वे परहेज नहीं करते। यानी कि तरीके से ज़्यादा उनका लक्ष्य होता है सत्ता को प्राप्त करना। इस कारण वह तरीके पर गौर नहीं करते कि वह तरीका जो सत्ता पाने का है वह कानूनी है या गैर कानूनी। इस प्रकार से यह भी एक महत्वपूर्ण चुनौती हमें देखने को मिलती है। ऐसे ही उम्मीदवार को पार्टी जो है चुनाव में उतारती है जिनके पास काफ़ी पैसा होता है, जो कि चुनाव में उस पैसे को खर्च कर सकते हैं। और इस आधार पर हम देखते हैं कि टिकट जो हैं, यानी कि उम्मीदवार जिनको टिकट दिए जाते हैं चुनाव में खड़े होने के लिए, यह टिकट जो है बेचे और खरीदे जाते हैं। तो इस प्रकार से उम्मीदवार
पार्टी जो है वही उतारती है जिनके पास में बहुत सारे पैसे हों, जो पैसे जुटा भी सकें। किसी पार्टी को ज़्यादा धन देने वाली कंपनियां और अमीर लोग उस पार्टी की नीतियों और फैसलों को भी प्रभावित करते हैं। तो टिकट खरीदने और बेचने के साथ ही यह भी देखने को मिलता है कि पार्टी को जो कंपनियां या जो व्यक्ति जो है अधिक धन देता है, अधिक चंदा देता है, और उस चंदे या धन के आधार पर वह व्यक्ति या वह कंपनी जो है उस पार्टी को प्रभावित करती है, उस पार्टी की नीतियों और फैसलों को प्रभावित करती है। तो यह भी क्या है, राजनीतिक दलों के अंदर एक बहुत समस्या हो गई है कि बड़े पैसे वाले जो व्यक्ति हैं, चाहे वह व्यक्ति हो चाहे वह कंपनी हो, वह इन राजनीतिक दलों को प्रभावित करते हैं और राजनीतिक दलों के बड़े बड़े फैसलों और नीतियों को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार से भी आंतरिक लोकतंत्र जो है राजनीतिक दलों का समाप्त हो जाता है। कई बार पार्टियां चुनाव जीत सकने वाले अपराधियों का समर्थन करती हैं या उनकी मदद भी लेती हैं। तो राजनीति का अपराधीकरण भी हमें देखने को मिलता है, जिसमें कि अपराधियों का समर्थन इन राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाता है। दुनिया भर में लोकतंत्र के समर्थक लोकतांत्रिक राजनीति में अमीर लोग और बड़ी कंपनियों की बढ़ती भूमिका को लेकर चिंतित हैं। तो इस प्रकार से अपराधी यों को समर्थन देना या पैसे का बहाव जो है, खास करके चुनाव के समय पर हमें जो देखने को मिलता है, वह अभी वर्तमान में राजनीतिक दलों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बनता जा रहा है। अब हम बात करेंगे राजनीतिक दलों की चुनौतियों में चौथी चुनौती की, जो राजनीतिक दलों के समक्ष देखने को मिलती है, वह है पार्टियों के बीच विकल्पहीनता की स्थिति। यानी कि हमारे देश में भी राजनीतिक दल में भी बहुदलीय व्यवस्था देखने को मिलती है, और जिन देशों में बहुदलीय के स्थान पर द्विदलीय व्यवस्था है, वहाँ पर भी यह समस्या है। और समस्या इस प्रकार से है कि राजनीतिक दलों में भी विकल्पहीनता है, क्योंकि इनकी विचारधाराएं जो हैं वह लगभग एक जैसी होती जा रही हैं। तो इस प्रकार से दलों के बीच में जो विचारधारा जो अलग अलग होनी चाहिए थी, जिनके आधार पर इनका निर्माण और स्थापना हुई थी, वह अब एक जैसी होती जा रही है। इस प्रकार से जनता के समक्ष यह चुनौती आ जाती है, यह समस्या उत्पन्न हो जाती है कि वह किस राजनीतिक दल को चुने, क्योंकि इनकी विचारधारा ही स्पष्ट नहीं होते। सभी एक ही तरीके की नीतियों की बात करते हैं, सभी एक ही तरीके के जो कल्याण हैं और योजनाएं हैं उनकी बात करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से पार्टियों के बीच विकल्पहीनता की स्थिति हमें चौथी चुनौती के रूप में देखने को मिलती है। सार्थक विकल्प क्या होता है? तो सार्थक विकल्प वह होता है जब विभिन्न पार्टियों की नीतियां और कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण अंतर होता है। तो इस प्रकार से यदि विभिन्न पार्टियों की नीतियां और कार्यक्रम एक जैसे हो जाएंगे तो सार्थक विकल्प की स्थिति नहीं हो पाएगी। तो हाल के वर्षों में दलों के बीच वैचारिक अंतर कम होता जा रहा है। पहले यह वैचारिक अंतर स्पष्ट रूप से देखने को मिलता था, एक दल दूसरे दल के विरोध में होता था और विरोध के दौरान जो है जनता इस निष्पक्ष निर्णय पर पहुंच पाती थी कि कौन सी नीति उनके पक्ष में होगी। लेकिन वर्तमान समय में यदि देखने को मिलेगा तो जनता जो है विकल्पों को चुन नहीं पाती, और इसका कारण यह होता है कि राजनीतिक दल जो है वैचारिक रूप से स्पष्ट नहीं होते, उनकी विचार जो होते हैं, विचारधाराएं तो जो होती हैं उनमें बहुत कम अंतर देखने को मिलता है। और यह प्रवृत्ति भी दुनिया भर में देखने को मिलती है, जहां पर सभी दल जो है वैचारिक अंतर जो है वह अपने स्पष्ट नहीं कर पाते। यदि हम बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में भी दो पार्टियां हैं, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी, और इनमें भी अब देखने को मिल रहा है कि जिस आधार पर इनमें अंतर देखने को मिलता था, जो वैचारिक अंतर पहले बहुत स्पष्ट था, वह बिल्कुल एक जैसा होते हुए हमें दिख रहा है। तो ब्रिटेन की लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के बीच अब बड़ा कम अंतर रह गया है। दोनों दल बुनियादी मसलों पर जो है अब सहमत दिखाई देते हैं, और उनके बीच अंतर बस ब्यौरों का रह गया है। वह किस प्रकार से स्पष्ट करते हैं वह बात इसी का अंतर रह गया है, लेकिन उनका जो लक्ष्य है, उनके जो मसले हैं, उनके जो मामले हैं और समस्याएं हैं, वह बिल्कुल एक जैसी ही दिखाई दे रही हैं। जो नीतियां कैसे बनाई जाएं और उन्हें कैसे लागू किया जाए, यह ही अंतर अब उनमें देखने को मिलता है। वैचारिक आधारशिला किस प्रकार की थी, उनमें क्या अंतर थे, वह बिल्कुल एक जैसे अब लगने लग गए हैं। भारत में भी ब्रिटेन की तरह ही अब सभी बड़ी पार्टियों के बीच आर्थिक मसलों पर बड़ा कम अंतर देखने को मिलता है। यानी कि भारत में भी जिस प्रकार से ब्रिटेन में हमने देखा लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी जो है वैचारिक अंतर उनके बीच में समाप्त सा होता दिख रहा है, उसी प्रकार से भारत में भी जो आर्थिक मामले हैं, भारत के जो आर्थिक मसले हैं, उनके बीच में, उनके मध्य में या उनके समाधान के लिए जो भी विचार रखने होते हैं, उन सभी पर लगभग सभी पार्टियां एक जैसे जो है
क्रियाकलाप करने लगती हैं। एक जैसे जो है उनके लिए नीतियां निर्माण करने की बात उनमें दिख रही है। जो लोग इससे अलग नीतियां चाहते हैं उनके लिए कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। तो इस प्रकार से आर्थिक मसलों पर भारत में भी बहुत बड़ा अंतर अब नहीं देखने को मिल रहा है। राजनीतिक दल जो है एक प्रकार की विचारधारा पर सहमत होते हुए दिख रहे हैं। कई बार लोगों के पास एकदम नया नेता चुनने का विकल्प भी नहीं होता, क्योंकि वही थोड़े से नेता हर दल में आते जाते दिखते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि कई बार ऐसा भी होता है कि राजनीतिक दलों के विकल्प के साथ साथ राजनीतिक नेता भी जो है वह हमें विकल्प नहीं दे पाते, क्योंकि कुछ प्रमुख नेता जो हैं वह अपने दलों को बदल देते हैं और इस प्रकार से वही नेता एक दल से दूसरे दल में हमें देखने को मिल जाते हैं। इस प्रकार से नया नेता चुनने का विकल्प जो भी है हमारे पास में नहीं हो पाता। अब हम देखेंगे राजनीतिक दलों में सुधार की प्रक्रिया, यानी हमने अब तक 4 प्रमुख चुनौतियों की बात की जिनसे कि जनता का विश्वास जो है राजनीतिक दलों पर धीरे धीरे कम हो रहा है। इन चुनौतियों को विस्तार से समझने के पश्चात हम देखेंगे कि इन चुनौतियों से निपटा कैसे जा सकता है, इनका निवारण किस प्रकार से हो सकता है और क्या सुझाव जो है वह बुद्धिजीवी इसके लिए देते हैं। तो इन चुनौतियों का सामना करने के लिए ज़रूरी है कि राजनीतिक दलों में सुधार हो। भारत में भी राजनीतिक दलों और उसके नेताओं को सुधारने के लिए जो प्रयास किए गए हैं, जो सुझाव दिए गए हैं, वे इस प्रकार से हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे विधायकों और सांसदों को दल बदल करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। तो हमने कहा कि कुछ जो प्रमुख नेता हैं वही हमें एक दल से दूसरे दल में देखने को मिल जाते हैं, नए नेता का विकल्प हमारे सामने होता ही नहीं है और इसी कारण भारत के संविधान में संशोधन किया गया और दल बदल के लिए जो कानून बना दिया गया। और अब जो है व्यक्ति यदि दल बदल करता है तो उसकी जो सदस्यता है वह समाप्त कर दी जाएगी, ऐसे प्रावधान कर दिए गए। तो विधायकों यानी कि राज्य के जो विधायक हैं, जो एमएलए हैं, साथ ही सांसद जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इन दोनों को ही दल बदल करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन कर दिया गया। निर्वाचित प्रतिनिधि जो कि चुन करके आए हैं, जो चुनाव जीत करके आए हैं, निर्वाचित प्रतिनिधियों के मंत्री पद या पैसे के लोभ में जो दल बदल करने का जो एक ढर्रा बन गया था उसे समाप्त करने के लिए ये संशोधन किया जाता है। निर्वाचित प्रतिनिधियों के मंत्री पद या पैसे के लोभ में दल बदल करने में आई तेजी को देखते हुए ऐसा किया गया था और संविधान में संशोधन कर दिया गया था कि जो प्रतिनिधि चुन करके आते हैं, चुनाव जीत करके आते हैं, उन्हें मंत्री पद के लिए या फिर पैसे के लोभ में दल बदल करते हुए हमने बहुत देखा था और इस प्रकार की प्रक्रियाएं बहुत बार की गई थी। इस कारण ही इस प्रकार का संशोधन किया गया जिससे कि दल बदल पर रोक लगाई जा सके और व्यक्तिगत हितों के स्थान पर जो लोकतंत्र है और भी मजबूत हो सके। तो नए कानून के अनुसार अपना दल बदलने वाले सांसद या विधायक को अपनी सीट भी गंवानी पड़ सकती है। तो इस प्रकार का प्रावधान किया गया, कानूनों को कड़ा बनाया गया, कानूनों को जो है और भी ज़्यादा मजबूत किया गया जिनसे कि मंत्री पद पाने के लिए या पैसे के लोभ में जो निर्वाचित प्रतिनिधि है या जो निर्वाचित सदस्य है, चाहे वो एमएलए हो चाहे वह एमपी हो, अपने दल को ना बदलें। इस नए कानून से दल बदल में कमी आई, पर इससे एक और समस्या भी उत्पन्न हो गई और वह क्या समस्या थी? तो दल बदल में तो कमी आ जाती है क्योंकि अब जो पार्टी से जो जीतते हैं, जो सदस्य बनते हैं, जो एमएलए और एमपी बनते हैं, वह दल बदल तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब एक समस्या क्या खड़ी हो गई? तो इससे पार्टी में विरोध का कोई स्वर उठाना और भी मुश्किल हो गया है। यानी कि अब कोई व्यक्ति जो आंतरिक लोकतंत्र की कमी की समस्या हमने देखी थी, जो राजनीतिक दलों में पाई जाती है, उसके खिलाफ कोई भी व्यक्ति जो है वह अपना स्वर नहीं उठा सकता, उसका विरोध जो है पार्टी के अंतर्गत नहीं कर सकता। तो विरोध का कोई स्वर उठाना और भी मुश्किल है, वह हो गया है इस दल बदल के कानून के पश्चात। पार्टी नेतृत्व, पार्टी के अंदर का जो नेता है, जो प्रमुख नेता है, जो निर्णय लेते हैं, वह यदि कोई भी फैसला करते हैं तो सांसद को या फिर विधायक को मानना ही पड़ता है। तो इस प्रकार से दल बदल के कानून की एक जो कमी है, जो नकारात्मक पक्ष है, वह देखने को इसके बाद में मिला कि अब जो है पार्टी के अंदर यदि अलोकतांत्रिक रूप से कोई निर्णय लिया गया है तो उसके खिलाफ भी पार्टी का जो सदस्य है वह अपनी बात नहीं रख सकता, वह पार्टी के इस अलोकतांत्रिक कदम के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। तो दल बदल के कानून को भी अब और ज़्यादा पारदर्शी बनाने की आवश्यकता है, जिसमें कि इस समस्या से भी कैसे निपटा जाए उस पर भी विचार होना चाहिए।
उच्चतम न्यायालय ने पैसे और अपराधियों का प्रभाव कम करने के लिए एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के द्वारा चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति का और अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का ब्यौरा एक शपथ पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि पार्टी में किसी भी प्रकार से बड़े नेता या जो पैसे वाले व्यक्ति हैं, जो ये अपराधी हैं, वह आगे ना आ पाएँ, उनके निर्णय यानी पार्टी के निर्णयों को प्रभावित ना कर सकें। इस कारण उच्चतम न्यायालय ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने पैसे और अपराधियों का प्रभाव कम करने के लिए एक आदेश जारी कर दिया और उसके अंतर्गत यह कहा गया या अनिवार्य कर दिया गया कि आदेश के द्वारा चुनाव जो भी व्यक्ति लड़ेगा वह हर उम्मीदवार जो है अपनी संपत्ति, उसके पास में कितनी संपत्ति है उसका भी ब्यौरा स्पष्ट रूप से शपथ पत्र के माध्यम से देगा और अपने खिलाफ यदि कोई उसके खिलाफ कोई मामला चल रहा है, यदि कोई आपराधिक मामला या मुकदमा उसके खिलाफ चल रहा है तो उसका भी ब्यौरा इस शपथ पत्र में वह देगा। इनके माध्यम से अब जो है यह अनिवार्य कर दिया गया। तो यह क्या है, यह सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था, एक ऑर्डर था, जिसके माध्यम से यह ब्यौरा देना अनिवार्य कर दिया गया। शपथ पत्र के माध्यम से व्यक्ति को यह उम्मीदवार को यह स्पष्ट करना पड़ गया कि उसके पास में कितनी संपत्ति है और उसके खिलाफ कोई मुकदमा है या नहीं है। इससे भी क्या है, इससे भी जो है राजनीतिक रूप से पारदर्शिता जो है धीरे धीरे बढ़ रही है। इस नई व्यवस्था से लोगों को अपने उम्मीदवारों के बारे में बहुत सी सूचनाएं उपलब्ध होने लगी हैं। यानी कि पहले इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी तो कोई भी उम्मीदवार चुनाव लड़ लेता था और जनता जो है उसके बारे में कई सारी बातें जो है नहीं जान पाती थी। जनता जो है अपने उम्मीदवार को वोट ज़रूर देती थी लेकिन उसकी पृष्ठभूमि के बारे में ज़्यादा नहीं जान पाती थी। तो उम्मीदवारों के बारे में बहुत सी सूचनाएं उपलब्ध होने लगी हैं, पर उम्मीदवार द्वारा दी गई सूचनाएं सही है या नहीं है यह अभी भी अपना एक प्रश्न बना हुआ है। तो आदेश देने के पश्चात अब यह प्रश्न आज भी जारी है कि यह शपथ पत्र जो प्रस्तुत करता है उम्मीदवार उसमें कितनी सच्चाई है। तो पर उम्मीदवार द्वारा जो सूचनाएं प्रस्तुत की जाती हैं शपथ पत्र के माध्यम से, चाहे वह पैसे के मामले में हो चाहे वह आपराधिक मामलों के मामले में हो, तो सूचनाएं सही है या नहीं यह जांच करने की कोई व्यवस्था अभी नहीं बताई गई है, कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं दी गई है। तो शपथ पत्र को ही अंतिम रूप से सही मान लिया जाता है। तो अभी भी जो है छल किया जा सकता है। चुनाव आयोग ने एक आदेश के जरिए सभी दलों के लिए सांगठनिक चुनाव कराना और आयकर का रिटर्न भरना भी जरूरी बना दिया है और इसके माध्यम से भी चुनाव आयोग ने भी अपनी भूमिका स्पष्ट की है कि किस प्रकार से दलों के लिए संगठन में चुनाव करवाना आवश्यक है, आयकर का रिटर्न भी भरना आवश्यक है, जिसमें भी आंतरिक रूप से राजनीतिक दलों में जो है लोकतंत्र मजबूत हो ऐसा प्रयास किया गया। दलों ने ऐसा करना शुरू भी किया गया, जैसा कि चुनाव आयोग ने कहा। चुनाव आयोग की इन प्रयासों को दलों ने माना भी और इस प्रकार से उन्होंने उनके अनुसार ही कार्य करना प्रारंभ भी कर दिया। पर कई बार ऐसा सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए होता है। यह बात अभी नहीं कही जा सकती कि इससे राजनीतिक दलों में आंतरिक रूप से लोकतंत्र मजबूत हुआ है या नहीं हुआ है। यानी चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से प्रयास किया पारदर्शिता लाने और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए ऐसे फैसले लिए, लेकिन आज भी जो है खाना पूर्ति की जा रही है और इन जो नियम और आदेश बनाए गए हैं उनको जो है येन केन प्रकारेण उनमें भी छल कर दिया जाता है। और इस प्रकार से जो प्रक्रिया है, जो प्रयास है, चाहे वह चुनाव आयोग करे चाहे वह उच्चतम न्यायालय करे, तो वह जो है उसमें छल देखने को मिल जाता है। और यह आंतरिक लोकतंत्र मजबूत करने के जो प्रयास हैं उनमें भी कहीं ना कहीं कई सारी जो कमियां हैं देखने को मिल जाती हैं। इनके अलावा राजनीतिक दलों में सुधार के लिए अक्सर कई कदम भी सुझाए जाते हैं। राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए ताकि आंतरिक कामकाज या क्रियाकलाप या निर्णय जो लेने की प्रक्रिया हो वह सभी व्यवस्थित रूप से हो और लोकतांत्रिक रूप से हो सके। सभी दल जो हैं अपने सदस्यों की सूची रखें, सभी दल जो है अपने सदस्यों की एक लिस्ट रखें और संविधान का पालन करें, जो कि इनका राजनीतिक दलों का जो अपना संविधान होता है उसका पालन करें। पार्टी में विवाद यदि हो जाता है तो उस स्थिति में क्या होना चाहिए, तो पार्टी में विवाद की स्थिति में एक स्वतंत्र प्राधिकारी को पंच बनाया जाना चाहिए और सबसे बड़े पदों के लिए खुला चुनाव कराया जाना चाहिए। यह व्यवस्था अनिवार्य भी कर देनी चाहिए। तो इस प्रकार से खुले चुनाव के माध्यम से यदि बड़े पदों पर व्यक्ति पहुंचेंगे तो उसमें जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी रहेगी, राजनीतिक दलों में भी लोकतांत्रिक तरीके से कार्य हो सकेगा। राजनीतिक दल जो है महिलाओं के लिए भी
अपनी भूमिका को निभाएं, क्योंकि आधी आबादी की हम बात करते हैं, महिलाओं को भी अधिकार मिलने की बात करते हैं, महिलाओं का भी बराबर प्रतिनिधित्व होना इनमें चाहिए। तो उसके लिए राजनीतिक दलों में महिलाओं को एक खास न्यूनतम अनुपात में जो है टिकट देना चाहिए, जिसमें कि करीब 1/3 की बात हम कर सकते हैं। तो राजनीतिक दलों के द्वारा महिलाओं को भी टिकट देना चाहिए, उन्हें चुनावों में खड़े करना चाहिए। इस प्रकार दल के प्रमुख पदों पर भी औरतों के लिए आरक्षण होना चाहिए, रिजर्वेशन होना चाहिए। चुनाव का खर्च जो है वह सरकार को उठाना चाहिए। सरकार दलों को चुनाव लड़ने के लिए धन दे सकती है, और धन इसके माध्यम से जो है जो पैसे का बहाव देखते हैं या पैसे का दुरुपयोग चुनाव में हमें देखने को मिलता है, उससे रोका जा सकता है। यह मदद पेट्रोल, कागज़, फ़ोन वगैरह के रूप में भी हो सकती है, या फिर पिछले चुनाव में मिले मतों के अनुपात में नकद पैसा दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि और कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। राजनीतिक दलों में सुधार का एक अन्य तरीका है राजनीतिक दलों पर लोगों द्वारा दबाव बनाने का, यानी कि देश की जनता या जो नागरिक है वही यदि राजनीतिक दलों पर दबाव बनाएंगे तो भी राजनीतिक दलों को अपने उत्तरदायित्व पर भरोसा होगा, और उत्तरदायित्व को महसूस करते हुए वह लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को अपनाएंगे। यह काम कैसे हो सकता है, राजनीतिक दलों पर लोगों द्वारा दबाव कैसे बनाया जा सकता है? तो उसके लिए लोग जो हैं या जनता जो है, नागरिक हैं, वह चिट्ठियां लिख सकते हैं, प्रचार करने और आंदोलन के जरिए भी यह कार्य किया जा सकता है। आम नागरिक दबाव समूहों, आंदोलन और मीडिया के माध्यम से यह काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह कार्य करने के द्वारा, इस कार्य के द्वारा जनता जो है राजनीतिक दलों पर अपनी पकड़ बना सकती है। अगर दलों को लगे कि सुधार न करने से उनका जनाधार गिरने लगेगा या उनकी छवि खराब होगी, तो इसे लेकर वे गंभीर होने लगेंगे और जनता की बातों पर ध्यान देंगे, जनता की मांगों पर ध्यान देंगे। उनके द्वारा लिखी गई चिट्ठियाँ या आंदोलन जो किए जा रहे हैं उनके लिए वे उत्तरदायित्व महसूस करेंगे। इसके अतिरिक्त यह भी किया जा सकता है कि सुधार की इच्छा रखने वाले खुद राजनीतिक दलों में शामिल हो जाएं, यानी कि जो व्यक्ति यह सोचते हैं कि राजनीतिक दलों में इस प्रकार से सुधार होना चाहिए, वह व्यक्ति स्वयं जो है इन राजनीतिक दलों में शामिल हो जाएं, तो उससे भी क्या है, इन राजनीतिक दलों में सुधार हो सकता है। लोकतंत्र की गुणवत्ता और लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी से यह जो है तय हो सकता है। अगर आम नागरिक खुद राजनीति में हिस्सा ना ले और बाहर से ही बातें करते रहें तो सुधार मुश्किल है। इसलिए आम नागरिकों को यह आवश्यकता है कि वह राजनीतिक दलों का हिस्सा बने और उनमें सुधार लाने के प्रयास करें। खराब राजनीति का समाधान है ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति और बेहतर राजनीति। तो इस प्रकार से हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि यदि हमें इस खराब राजनीति और राजनीतिक दलों की जो यह अलोकतांत्रिक व्यवस्था है उससे पार पाना होगा, तो इसके लिए नागरिकों को इन राजनीतिक दलों में हिस्सा लेना होगा, राजनीतिक दलों में भागीदारी निभानी होगी और सुधार की प्रक्रियाएं अपनानी होंगी। तो इस प्रकार से इस भाग में हमने देखा क्षेत्रीय दल कौन कौन से हैं, कौन से राज्यों में पाए जाते हैं, कब उनकी स्थापना होती है, उनके चुनाव चिन्ह या सिंबल क्या क्या हैं। इसके अलावा हमने देखा राजनीतिक दलों के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां देखने को मिलती हैं। उन चुनौतियों के साथ साथ हमने देखा कि कौन से ऐसे सुझाव हो सकते हैं, कौन से ऐसे सुधार के उपाय हो सकते हैं जिनमें कि राजनीतिक दलों के अंदर जो लोकतंत्र है उसकी स्थापना हो सके, लोकतंत्र और मजबूत भी हो सके। उसके लिए भी हमने उपायों की बात की थी। मिलते हैं इस अध्याय के अगले भाग में, जहां पर हम अभ्यास प्रश्न करेंगे। धन्यवाद।